रामनवमी बड़ी हरिओम। They are having some confusion. क्या कर रहा है एमपी? They are having some discussion. ये दोनों क्वेश्चंस देखो तो एक बार। They are having some confusion and they are having some discussion. इधर देख ले बेटा, पता नहीं कितना पढ़ाकू है, कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा है इसका। क्या नाम है जंगली? हाँ मनीष, क्या नाम बताया? मनीष, ये कैसे जान के कि मैंने जंगली तेरे को ही कहा होगा? हो सकता है किसी और को कहा होता है? इधर आ, ये दोनों सेंटेंस सही है गलत है बता। दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, दे आर हैविंग सम डिस्कशन, दोनों सही है, दोनों ही गलत, एक सही है गलत। हाँ कौन सा? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये वाला सही है वाला गलत है? अगर मैं ये मान लूं कि तुम्हारा आंसर सही है तो ये सही क्यों है और ये वाला गलत क्यों है, ये बता। चल छोड़, ये बता ऐसा क्या करें कि ये भी सही हो जाए। भाई मान लो, अच्छा ये वाला सही है तुम्हारे हिसाब से, ये वाला गलत है, क्या करें कि ये वाला भी सही हो जाए? बोले तू सही है, तू सही जान के जंगली तेरे को ही कहा जा रहा होगा, तेरे कर्म ही ऐसे। देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये हम पढ़ तो रहे हैं वर्ब चैप्टर में, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट टेंस का है। चल मनीष तो ये बता, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है? किस तरीके के एक्शन को लिखने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब लिखते हैं? जब एक्शन, अब देखो ये हमने पहले पढ़ा होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज हम करते हैं टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शंस के लिए, ऐसे एक्शंस जो इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीशन शो करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इनकम्प्लीशन का मतलब होता है कोई एक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होगा, लेकिन उस समय वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है, मतलब वो इनकम्प्लीट है, स्टार्ट हो चुका है एंड नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो वहां पे ये मस्ट होता है कि वो जो एक्शन है जिसके लिए हम उसका यूज कर रहे हैं वो टाइम टेकिंग हो, क्योंकि अगर टाइम टेकिंग एक्शन होगा तभी उसमें बिगिनिंग और एंड होगा, और उस ड्यूरेशन को, जो उसको कंप्लीट होने में ड्यूरेशन चाहिए होती है ना, उसी ड्यूरेशन को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हो गया। अब जैसे हमने लिखा दे आर हैविंग सम डिस्कशन, ठीक है, ये एक टाइम टेकिंग इवेंट है। डिस्कस करना जो है वो टाइम टेकिंग इवेंट है, क्योंकि डिस्कशन में 10 15 20 मिनट जो भी लगता है ना, तो उतनी देर के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, अच्छा दे आर हैविंग सम डिस्कस, कंफ्यूजन जो हमने लिखा ये कोई इवेंट नहीं है, कंफ्यूजन जो है वो उस पर्सन की मेंटल स्टेट है। ठीक है, डिस्कस करना एक एक्टिविटी है, लेकिन कंफ्यूजन होना कोई एक्टिविटी नहीं है, मेंटल स्टेट है। तो ये जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं ये किसी टेम्पररी इनकम्प्लीट एक्शन को नहीं रेफर कर रही, ये उस पर्सन की स्टेट डिस्क्राइब कर रही है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिखो, इंडेफिनिट टेंस में लिखो हैज। तो ये गलत है और ये सही है। हाँ बेटा, मैंने कब कहा था टेंस में वर्ब के हैव के एनजी फॉर्म नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं जब भी कहता हूं तब ये कहता हूं कि अगर हैव की फॉर्म का यूज हम करें किसी पोजीशन को रेफर करने के लिए तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता, क्योंकि जब हम हैव की फॉर्म का यूज करते हैं पोजीशन शो करने के लिए तो ये वर्ब स्टेट डिस्क्राइब करती है। ठीक है, पोजीशन जो होता है वो कोई एक्शन नहीं होता है जिसमें इनकम्प्लीशन होगा। फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने हैव वर्ब यूज किया ना, ये एक तरीके से उनका पोजीशन है, कंफ्यूजन होना दिमाग में एक पोजीशन है, विद पोजेसिट, लेकिन डिस्कशन करना पोजीशन नहीं है, ये एक्शन है, इवेंट है, एक्टिविटी है, तो ये टाइम टेकिंग इवेंट है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें कुल मिला के वही जो टेंस में पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कुछ वर्ब्स पे,
कि अगर कोई वर्ब इनकम्प्लीशन ना शो करे, टेम्पररीनेस ना शो करे, तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो। कॉन्टिन्यूअस टेंस केवल उन्हीं एक्शंस का बन सकता है जिनके शुरू होने में और एंड होने में बीच में कोई इंटरवल इन्वॉल्व होता है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। वी आर लाइकिंग दिस मूवी, ठीक है, और वी आर वॉचिंग दिस मूवी। अब जैसे हमने लिखा वी आर लाइकिंग दिस मूवी, वी आर वॉचिंग दिस मूवी, विच ऑफ दिस इज टेम्पररी स्टेट? टेम्पररी एक्शन इनमें से कौन सा है? लाइक करना या वॉच करना? वॉच करना। जितनी लेंथ ऑफ मूवी है केवल उतने समय तक हम वॉच कर सकते हैं, जैसे मूवी एंड होगी तो एक्शन एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक टेम्पररी एक्शन है जो उस समय जो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस में हो सकता है बाद में ना भी रहे, तो इसका तो कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक हो गया। लेकिन लाइक करना नहीं करना ये कोई टेम्पररी एक्शन नहीं है जो थोड़े समय के बाद एंड हो जाएगा, ये किसी पर्सन की अपनी मेंटल स्टेट है, ठीक है, कि कोई इसको लाइक करता है नहीं करता है। अब अगर स्टेट है एक्शन नहीं है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाओ, इंडेफिनिट टेंस लिखो। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी एक्शन को रेफर करते हैं, डूइंग या हैपनिंग को, उनका तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। लेकिन जो वर्ब्स किसी एक्शन को रेफर ना करके स्टेट को रेफर करती हैं, पोजीशन को रेफर करती हैं, उनके कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाया करो। अब जैसे लाइक है, हैव है, ये ऐसी वर्ब है। कुछ वर्ब्स और भी हैं, उनका भी ध्यान रखना। डोंट यूज द फॉलोइंग वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इनको हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करना चाहिए। लुक, सेम, अपीयर, हैव, possess, on, think, believe, consider, contain, comprise, consist, see, feel, smell, hear, taste, know, want, mean, agree, disagree, notice, resemble, weigh, depend, understand, fit, suit, prefer, belong, exist, adore, love, hate, like, dislike, like, dislike, remember, forget, forgive, रिमेंबर, फॉरगेट, फॉरगिव, वगैरह वगैरह। एक होप भी लिख देना, यहाँ पे लिख देता हूँ होप। अब देखो ये कुछ ऐसी कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं जो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ब डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, स्टेट वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती हैं। ये याद कर लोगे? अबे ये याद कर लोगे पेपर आने तक? कर लेगा भाई? हाँ, हो ही जाएंगे।
अबे हट। बेटा पूछताछ का समय सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। समझा? ये पूछताछ का टाइम नहीं है। अब देखो, इनमें से जो फर्स्ट थ्री वर्ब्स हैं, इनके देखो मीनिंग कॉमन होते हैं। ठीक है? लुक वर्ब का मीनिंग होता है बेटा, हाँ, देखना। ही लुक्स हैप्पी, इसका मीनिंग बता। इनकी चर्बी चढ़ी असल में। अब वो चर्बी इनकी कौन उतारे, बस ये बात है। इसका मीनिंग बता। भाई लुक का हाँ, लुक का मतलब देखना होता है, तो ही लुक्स हैप्पी का मतलब क्या होगा? वो हैप्पी देखता है। हाँ? फिर से पूछ रहा हूँ, लुक वर्ब का मीनिंग बता। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, लुक वर्ब का मीनिंग बता। देखना या दिखना? हाँ? फिर अभी क्या बोल रहा था तू? अब देखो, ये जो तीनों वर्ब है ना, हमने लिंकिंग वर्ब में भी पढ़ी थी, लुक सेम अपीयर। ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो किसी का अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन होते हैं, एक्शन का नहीं। कोई कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है ये बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। लुक एट का मतलब होता है देखना। ठीक है? ये फ्रेजल वर्ब होती है। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। लुक अप टू का मतलब रिस्पेक्ट रिगार्ड करना। तो वो सारी अलग वर्ब हैं। ये जो वर्ब लुक होती है ना, इसका मतलब दिखाई पड़ना होता है, और ये स्टेट को डिस्क्रिप्शन होती है, ना कि किसी एक्शन का। तो अगर मान लो हम इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दें, दिस मैटर इज लुकिंग रादर कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे हम ये लिख दें, दिस मैटर इज लुकिंग और सीमिंग और अपियरिंग रादर कॉम्प्लिकेटेड, तो ये एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं है जिसको मैटर परफॉर्म कर रहा है। ये कोई डूइंग या हैपनिंग नहीं है, ये हम उसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वो कॉम्प्लिकेटेड, देखो ध्यान से, वो एडजेक्टिव है। तो ये जो हमने कॉम्प्लिकेटेड यूज किया ना, ये एडजेक्टिव है जो इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेडिकेटिवली यूज किया गया। तो ये स्टेट डिस्क्राइब करने वाली वर्ब है, ना कि एक्शन। तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाओ, इंडेफिनिट टेंस में लिखो लुक्स। तो लुक वर्ब का मतलब दिखाई पड़ना होता है, लुक एट का मतलब देखना होता है। लुक एट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, लुक फॉर का बन जाएगा, लुक इनटू का बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि इनके मतलब जो होते हैं, इनके मीनिंग एक्शन वाले होते हैं। लेकिन ये जो लुक वर्ब होती है स्टेट डिस्क्राइब करती है, इसका मतलब लिखा करो। तो लुक सिम अपीयर, तीनों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में अवॉइड किया करो। उसके बाद में आगे हैव पजेस ऑन। अब देखो, इन तीनों के भी मीनिंग सेम है। हैव पजेस ऑन, तीनों ही वर्ब जो होती हैं वो पजेशन शो करने के लिए लिखी जाती हैं। अब इसमें से जो पजेस वर्ब है और ऑन वर्ब है, ये तो हमेशा ही पोजेशन शो करने के लिए लिखी जाती हैं, तो इनके तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं। लेकिन हैव वर्ब का यूज हम कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी कर लेते हैं जो टाइम टेकिंग होती हैं, तो हैव का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है। लेकिन जब पोजेशन शो करने के लिए यूज करेंगे तो बनेगा इसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं। अच्छा, किस तरीके की एक्टिविटीज के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस हैव का बन सकता है, देखो यहां से समझ लेना। जैसे हमने लिखा ही इज हैविंग, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था सम डिस्कशन, ही इज हैविंग डिस्कशन, तो इट इज एन एक्टिविटी नॉट अ पोजेशन। ही इज हैविंग अ बाथ, it is an activity also. He is having lunch, he is having rest, he is having fun, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के सिचुएशंस में जहां पर हैव वर्ब का यूज किसी टेम्पररी एक्टिविटी को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि पोजेशन के लिए, वहां तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। लेकिन जब हम पोजेशन के लिए यूज करेंगे तब मत लिखना। अब क्या एक्टिविटी होती है, क्या पोजेशन होता है, इतना तो तुम लोग समझते ही होगे, वो अपना देख लेना। उसके बाद में आगे थिंक, बिलीव और कंसीडर वर्ब। उन वर्ब के भी मीनिंग सेम ही होते हैं एक तरीके से। थिंक का मीनिंग बता। हाँ, मैं शक्ल से ही पहचान लेता हूँ कौन क्या आंसर देगा। ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज, इसका मीनिंग समझाओ। मान लो कहीं पर ये लिखा हो तो इसको पढ़ने के बाद में क्या समझो कि लिखने वाला क्या लिख के चला गया। अरे भाई, अगर मान लो कहीं पे लिखा हो ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज, तो इसको पढ़ने के बाद में क्या समझो? अपने को वाइज सोच रहा है। हाँ, फिर क्या सोचूं? जब मैं ये कह रहा हूं कि थिंक बिलीव कंसीडर का मीनिंग सेम होता है, तो तुम्हें उससे हिंट नहीं लेना चाहिए? अभी जो थिंक बिलीव कंसीडर है ना, इन तीनों वर्ब का मीनिंग सेम होता है, और ये जो हमारी मेंटल स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट डू वी बिलीव, मतलब बिलीव करना जो है हमारी वो मेंटल स्टेट है।
तो थिंक, बिलीव, कंसीडर तीनों वर्ब सिनोनिम्स होती हैं और तीनों ही हमारी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा अपना ओपिनियन किसी को लेकर क्या है। ये कोई एक्टिविटी नहीं शो करती है, हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती है। तो ये जो हमने लिखा ना, ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज, ये एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं है ना कोई हैपनिंग है, ये उसकी मेंटल स्टेट डिस्क्राइब की जा रही है कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है। अब देखो इसका तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना, लेकिन अगर हम थिंक अबाउट का बनाएंगे तो बन जाएगा। मान लो अगर हम ऐसे लिखें, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट, तो ये जो थिंक अबाउट वर्ब होती है ना, ये एक्शन है। थिंक अबाउट जो है वो मेंटल एक्शन है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे ना तो बन जाएगा, तो ये सही है। अपने समझ लेना, थिंक और थिंक अबाउट दो अलग अलग वर्ब हैं। थिंक का मतलब है बिलीव करना, थिंक अबाउट का मतलब है सोचना। थिंक अबाउट मेंटल एक्टिविटी है, उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, थिंक का मत बनाना। एक और वर्ब भी देख लो जब इन दोनों को डिस्कस कर ही रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ दिस मैन। नाउ सी, थिंक अबाउट मीन्स टू पॉन्डर ओवर समथिंग, ठीक है, टू मेंटली एनालाइज समथिंग, दैट इज एन एक्टिविटी एंड वी कैन यूज इट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द वर्ब थिंक इटसेल्फ मीन्स टू हैव सम काइंड ऑफ बिलीफ। अब यहाँ पे हमने तीसरी वर्ब यूज करी, थिंक ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब होती है, थिंक ऑफ, एंड इट मीन्स टू हैव ओपिनियन, टू हैव सम ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कोई राय होना। जरा देखो तो ये वर्ब क्या शो कर रही है, डूइंग, हैपनिंग है, स्टेट। हैविंग सम ओपिनियन अबाउट समबडी क्या है, डूइंग, हैपनिंग और स्टेट। स्टेट एक काइंड ऑफ पोजीशन है, तो हम इसको स्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। ये स्टेट, ये एक्शन नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब इसका भी नहीं बन पाएगा। तो ये जो थिंक ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है ना, इसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो, ये भी पोजीशन या फिर स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती है वर्ब। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैन, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन डू यू हैव ऑफ दिस मैन। उसके बाद में आगे कंटेंट, एक चीज और समझना, ये जो बिलीव वर्ब है ना, इसको लेके क्वेश्चन, वी डोंट बिलीव डैश दिस न्यूज। वी डोंट बिलीव डैश दिस गवर्नमेंट। वी डोंट बिलीव डैश गॉड। अब देखो इन तीनों सेंटेंस में हमने सेम वर्ब यूज किया, बिलीव, ठीक है। अगर इनके मीनिंग समझे इन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जिस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ब का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिलीव का मतलब है टू हैव फेथ। बिलीव का मतलब टू हैव फेथ, किसी में भरोसा रखना। हालांकि ये मीनिंग इस वाले सेंटेंस में भी हो सकता है, वी डोंट हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट, लेकिन एक मीनिंग इसका यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये भी हो सकता है टू बी इन फेवर, टू सपोर्ट। तो बिलीव का मतलब किसी को भरोसा करना भी होता है, किसी का, ठीक है, अब बिलीव का मतलब किसी को सपोर्ट करना भी होता है, मतलब उसके फेवर में होना भी होता है। एक इसका मीनिंग और भी होता है जो वहां पर उन तीनों का है, टू कंसीडर समथिंग ट्रू। ये समथिंग लिखा हुआ है, टू कंसीडर समथिंग ट्रू का मतलब होता है किसी बात को सच मान लेना। जैसे किसी ने हमें कोई बात बताई और हमने उसकी बात को सच मान लिया, वी बिलीव इट, ठीक है, तो बिलीव कर लेना मतलब सच मान लेना। बिलीव का मतलब भरोसा करना भी, बिलीव का मतलब सपोर्ट करना भी। अब अगर बिलीव का मतलब हो टू कंसीडर समथिंग ट्रू, देन इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, डोंट यूज प्रेपोजिशन विद इट, यूज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी डोंट बिलीव दिस न्यूज, इसका मतलब वी डोंट कंसीडर दिस न्यूज टू बी ट्रू। अच्छा, अगर बिलीव का मतलब टू हैव फेथ हो या टू सपोर्ट हो, तो इसके साथ में इन प्रिपरेशन लिखा करो। तो कई बार ऐसा होता है बिलीव वर्ब के साथ में इन प्रिपरेशन यूज होती है, कई बार ऐसा होता है नहीं भी यूज होती है। अब अगली बार से ध्यान रखना कब यूज होगी कब नहीं। उसके बाद में वर्ब आगे कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट। अब वो देखो तीनों ही वर्ब जो होते हैं ना, वो इंक्लूजन शो करते हैं, मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर इंक्लूड है, ये इंक्लूजन शो करने के लिए हम तीनों वर्ब का यूज करते हैं। तो एक्शन ये भी नहीं होती, ना ये डूइंग होती, ना ये हैपनिंग होती, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस इनका भी जब हम लिखते हैं तो गलत हो जाता है। सपोज हमने लिखा दिस बॉक्स इज कंटेनिंग
मेडिसिन। तो ये जो हमने लिखा दिस बॉक्स इज कंटेनिंग मेडिसिन, इट इज नॉट एन एक्शन, इट इज नीदर डूइंग नॉर हैपनिंग, ना ये कोई डूइंग है ना ये कोई हैपनिंग है, ये उस बॉक्स के अंदर जो चीजें इंक्लूडेड हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये एक्शन का नहीं, स्टेट का डिस्क्रिप्शन है कि समथिंग इज इंक्लूडेड। तो अगर ये स्टेट है, एक्शन नहीं है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो गया, इसको लिखो कंटेंस। दिस बॉक्स कंटेन्स मेडिसिन। तो कंटेन, इंक्लूड और कंप्राइज, इन वर्ब्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिखा करो, क्योंकि ये कोई एक्टिविटी को नहीं शो करती है, इंक्लूजन शो करते हैं किसी चीज का। एक चीज यहाँ पे और भी समझ लेना, हिज डाइट कंसिस्ट डैश फ्रूट एंड मिल्क। दूसरा, फ्रूट एंड मिल्क कंसिस्ट डैश हिज डाइट। हे राम। अब देखो, मान लो ये कि टोटल हो गया, और ये टोटल हो गया ए, ठीक है, और इस ए के कुछ कंपोनेंट्स हो गए एक्स वाई जे, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स जो है एक्स वाई जे और ए, अगर मान लो हमें इन्हें रिलेट करना हो और इनका ये रिलेशन किसी सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करना पड़े, तो देखो हम सेंटेंस किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं ए कंसिस्ट डैश एक्स वाई एंड जी। दूसरा हम लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जी कंसिस्ट डैश ए। कुछ आया पकड़ में? है? नहीं आया, चलो कोई नहीं, बढ़िया है देहाती। अब देखो, ये जो हम दोनों सेंटेंस लिख रहे हैं ना, ये रिलेशन एक ही है, लेकिन उसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल है उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उसके इंक्लूजन्स उनको बनाया। अगर हम टोटल को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये जो कंसिस्ट वर्ब होती है ना, इसका मतलब टू इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर हम कंपोनेंट्स को सब्जेक्ट बना के लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टू लाई। लाई का मतलब पड़ा हुआ होना, शामिल होना। तो ये कंसिस्ट वर्ब है, इट मींस बोथ, इसके दोनों मीनिंग होते हैं, इसका मतलब इंक्लूड भी होता है और इंक्लूडेड भी होता है। अब वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। इस सिचुएशन में जो ए है ना, ये टोटल है, तो अगर एक इंक्लूड, इसका कंसिस्ट का मतलब इंक्लूड करना हो तो इसके बाद में प्रिपरेशन लिखा करो ऑफ। अगर कंसिस्ट का मतलब बी इंक्लूडेड हो तो इसके बाद में प्रिपरेशन लिखा करो इन। तो कंसिस्ट वर्ब, ये सारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इनका ध्यान रखना। तो कंसिस्ट वर्ब के साथ में समटाइम वी यूज ऑफ एंड समटाइम्स वी यूज इन। अब ये कैसे हो जाएगा, ऑफ आएगा इन आएगा, वो सेंटेंस पढ़ोगे उसका कॉन्टेक्स्ट समझोगे, बात समझ में आ जाएगी तो जान जाओगे। दोनों ब्लैंक्स फिल करो वो। डाइट इंक्लूड्स फ्रूट एंड मिल्क और डाइट इज इंक्लूडेड इन फ्रूट एंड मिल्क है। इंक्लूड, तो यहां तो लिख दो ऑफ। फ्रूट एंड मिल्क इंक्लूड इज डाइट, और फ्रूट एंड मिल्क आर इंक्लूडेड इन डाइट, आर इंक्लूडेड तो इन। एक और क्वेश्चन देखो, ये काफी पुरानी प्रोवर्ब है, स्कूल कॉलेज में तुमने पढ़ी होगी, अगर एक पोएम पढ़ी होगी थॉमस कैरियो की, ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट एज कैरेक्टर। ट्रू ब्यूटी इंक्लूड्स कैरेक्टर या ट्रू ब्यूटी लाइज इन कैरेक्टर है? लाइज इन, तो यहाँ पे ना जाए, ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट इन कैरेक्टर, इसका मतलब है ट्रू ब्यूटी लाइज इन कैरेक्टर। तो जब हम कंसिस्ट के बाद इन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लाई इन, और जब हम कंसिस्ट के बाद ऑफ लिखते हैं तो इसका मतलब इंक्लूड हो जाता है। तो वो सेंटेंस में मीनिंग समझने के बाद तब यूज क्या करो। अब देखो, जैसे कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट, इनके मीनिंग सेम थे, थिंक, बिलीव, कंसीडर, इनके मीनिंग सेम थे। क्या ये जो पांचों वर्ब है इनमें भी कुछ कॉमन है? देखो तो, जैसे उन वर्ब्स के मीनिंग कॉमन थे, क्या इनमें भी कुछ कॉमन है?
तू बता बेटा, डू दीज वर्ब्स हैव समथिंग इन कॉमन? हाँ, सेंसेस है, क्या इनका मीनिंग कॉमन है? इन पांचों वर्ब्स के मीनिंग कॉमन है? देखो। हाँ, तू बोलता क्यों नहीं बे? इन पांचों वर्ब्स के मीनिंग कॉमन है या अलग अलग? अलग अलग है। तो बता बे। अलग अलग। तेरा मुंह अलग अलग है। इनके सबके मीनिंग कॉमन है, इनका सबका मीनिंग ये है। इन पांचों वर्ब का मीनिंग एक ही होता है और इनका मीनिंग है नोटिस करना। ठीक है, अब कौन से सेंस ऑर्गन से नोटिस कर रहे हो वो अलग बात है। वेदर यू आर नोटिसिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ आईज और ईयर्स और स्किन और फलाना और ढिमकाना, वो अपना देख लेना, लेकिन इनका सबका मतलब एक ही होता है, नोटिस करना। अब बताओ, होता है कॉमन या नहीं मीनिंग? नहीं, डिपेंड तो करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन वो मैं नहीं पूछ रहा डिपेंड करेगा नहीं करेगा, मैं पूछ रहा हूँ क्या इन पांचों का मतलब नोटिस करना होता है या नहीं? तुम दोनों पे मीनिंग इनका कॉमन होता है या नहीं? फिर इधर आ बे, इधर आ। कितने बजे आ रहा है? क्या हो गया? क्यों? हटो तुमसे चल। तो ये जो सी फील हियर स्मेल टेस्ट वर्ब्स है ना, इनका सबका मतलब एक ही होता है, किसी चीज को नोटिस करना, परसीव करना। ठीक है, अच्छा, परसेप्शन के लिए हमने कौन सा सेंस ऑर्गन यूज किया वो डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से मतलब हम वर्ब यूज कर लेंगे, लेकिन सबका जो अंडरलाइंग मीनिंग होता है वो एक ही होता है, नोटिस करना। किसी चीज को हमने आंखों से नोटिस किया तो सी, स्किन के थ्रू नोटिस किया फील, नोज के थ्रू किया तो स्मेल, ईयर के थ्रू किया हेयर और टंग के थ्रू किया तो टेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, मीनिंग इन वर्ड्स का भी कॉमन ही होता है। अब देखो, ये जो सी वर्ब है ना, इसका एक दो मतलब इसके और भी होते हैं। एक तो इसका मतलब देखना भी होता है, व्हाट आर यू सीइंग, आई एम सीइंग अ मूवी। ठीक है, सी का मतलब मिलना भी होता है, सी यू लेटर। और सी का मतलब वो भी होता है, नोटिस करना। तो जब इन वर्ब्स का मतलब वो हो, नोटिस करना, तब इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना, अदरवाइज वी कैन यूज देम इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आल्सो। एक एग्जांपल देखो, आई एम सीइंग नो एरर इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब सी इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? देखना, मिलना, नोटिस करना है। अबे सी का मतलब क्या है सेंटेंस में? नोटिस करना। अब देखो, मिलना तो खैर हो नहीं सकता, एरर से तो कौन मिलेगा। देखना भी नहीं हो सकता, क्योंकि एरर की अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कोई कलर शेप साइज कोई ऐसी फॉर्म नहीं होती जो हम उसे देख पाए। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब बस नोटिस करना ही हो सकता है। मान लो लिखना था इन, लिख दिया ऑन। ठीक है, लिखना था गो, लिख दिया गोज। तो ये मतलब नोटिसिंग है, ये कोई मतलब सीइंग या वो मीटिंग नहीं है। तो अगर सी वर्ब का मतलब नोटिस करना है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, क्योंकि नोटिस करने में इनकम्प्लीशन आएगा नहीं, या तो नोटिस कर लिया या मिस कर गए। तो उसमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता कि हमने आधा नोटिस कर लिया आधा रह गया, या तो नोटिस हो गया या फिर नोटिस नहीं हो पाया। तो इनकम्प्लीशन चूंकि हो नहीं सकता, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखो, सीधे ऐसे लिखो, आई सी नो एरर। तो सी फील स्मेल हियर टेस्ट, ये सारी वर्ब्स नोटिस करना होता है, इनका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिखा करो। इनमें से ये जो तीन वर्ब हैं, फील, हियर और टेस्ट, हियर नहीं, फील, स्मेल और टेस्ट, ये एक्शन वर्ब भी होती है, ये भी ध्यान रखना। अब जैसे हमने दो क्वेश्चन लिखे, ही वॉज टेस्टिंग द सूप वॉज टेस्टिंग साल्टी। दोनों सही है, दोनों ही गलत? अब देखो, ये जो ही हमने लिखा ना, ये है डूअर, तो ये वर्ब यहाँ पे डूइंग एक्सप्रेस कर रही है। अगर ये डूइंग एक्सप्रेस कर रही है, तो अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं बची, अभी एक्शन वर्ब हो गया और उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक हो गया। अच्छा, सूप डूअर हो नहीं सकता,
तो इसका मतलब अगर ये डूअर नहीं हो सकता तो ये जो वर्ब हमने यूज किया ना वो एक्शन वर्ब नहीं है। और वैसे भी ये जो टेस्टी वर्ड हमने यूज किया ना ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट की मतलब डिस्क्रिप्शन है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। अगर हम किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब डूइंग हैपनिंग तो होती नहीं है। अगर डूइंग हैपनिंग नहीं होती तो उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बनेगा नहीं, तो टेस्ट लिख दो। तो ये ध्यान देना कि फील का मतलब फील होना भी होता है, करना भी होता है। स्मेल का मतलब स्मेल करना भी, स्मेल आना भी। और टेस्ट का मतलब टेस्ट करना भी, टेस्ट होना भी। तो जब ये वर्ब लिंकिंग हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना। अगर एक्शन वर्ब हो तो बना लेना। कब ये कॉन्टिन्यू, कब ये लिंकिंग वर्ब होती है, कब एक्शन वर्ब होती है, वो उतना पहचानने लग गए होगे। उसके बाद में वर्ब आ गए हियर। हियर वर्ब का मतलब क्या होता है? अबे हियर वर्ब का मतलब क्या होता है? सुनना नहीं बेटा, सुनाई पड़ना। तो स्कूल के पीछे बैठ के पढ़ता रह गया है? जब टीचर पढ़ाते थे क्लास में बैठता था अंदर की नहीं? सुनना। देखो मान लो हमें कोई स्ट्रेंज साउंड सुनाई पड़ा, ठीक है? तो ये कोई डूइंग या हैपनिंग नहीं है, ये एक परसेप्शन है। अब इसमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता। मान लो कोई साउंड हुआ, या तो उसको हमने नोटिस कर लिया, सुन लिया, या फिर हम नहीं सुन पाए, बाकी उन्हें सुन लिया। तो इसमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता। तो ये जो परसेप्शन शो करने वाली वर्ब्स होती है ना, एक्चुअल में इनमें इनकम्प्लीशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को परसीव कर लेते हैं तो फिर वो हो ही जाती है, फिर उसमें इनकम्प्लीशन हो नहीं सकता। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा ना, ये गलत हो गया, और इसको ऐसे लिखो, वी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड। अच्छा पास्ट टेंस था, हाँ टेस्टेड ही लिखो। पास्ट टेंस था तो टेस्टेड लिख लो। तो इसको लिखो वी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड। तो ये जो वर्ब हियर होते हैं ना, इसका मतलब सुनाई पड़ना होता है, और ये हमारा परसेप्शन होती है, कोई एक्शन नहीं होती। तो चूंकि ये एक्शन नहीं होती तो इसमें कोई इनकम्प्लीशन भी नहीं हो सकता है। परसेप्शन है, सुनाई पड़ गया तो काम हो गया, नहीं सुनाई पड़ा तो नहीं हो पाया, उसमें इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे लिख दो, वी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड, ठीक है? अब देखो हियर वर्ब का मतलब सुनाई पड़ना होता है, लेकिन लिसन वर्ब का मतलब सुनना होता है। लिसन वर्ब जो होती है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी होती है। अब अगर हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे तो सही जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, दे हर्ड हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसकी लोग कहानियां बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे, तो हमने कह दिया दे हर्ड हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट। अब ये जो हमने लिखा ना विद इंटरेस्ट, इससे ये पता चल गया कि ये परसेप्शन नहीं है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्शन डन बाय दोस पीपल। तो ये जो विद इंटरेस्ट है, हाउ का रिप्लाई है, तो हाउ का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये एक्शन मैनर हो गया, तभी हमने हाउ का रिप्लाई इसको डिस्क्राइब करने के लिए लिखा। तो ये एक्शन है। अब ये हियर वर्ब गलत हो गए, अब लिखो लिसन टू। तो अगर कहीं पे ये मीनिंग कन्वे करना हो सुनना, तो वहां पे लिसन टू लिखा करो। इट इज एन मेंटल एक्टिविटी एंड वी कैन यूज इट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस आल्सो। दे लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट। अच्छा हियर वर्ब का एक मीनिंग सुनवाई करना भी होता है, कोर्ट वगैरह में वो वहां पे एक्शन वर्ब होती है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बना लेना। इस तरीके की सिचुएशन में हियर का मतलब सुनवाई करना नहीं हो सकता, यहाँ पे इसका मतलब परसेप्शन होता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखना। उसके बाद में ये वर्ब आ गई नो। ये भी हमारी मेंटल स्टेट होती है, वेदर वी नो समथिंग और डोंट नो समथिंग, तो वो हमारी मेंटल स्टेट है, उसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाना। वांट वर्ब है, और इसके साथ देखो एक बार और लिख लेना, लैक, LACK लैक। ये जो वांट और लैक होती है ना, दोनों वर्ब, इनका मीनिंग सेम होता है। तो वांट और लैक दोनों वर्ब का मीनिंग सेम होता है, दोनों ही हमारी मेंटल स्टेट होती हैं, इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो। एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वी आर लैकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ दिस जॉब। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, वी आर लैकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ दिस जॉब। तो ये जो लैकिंग हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया ना, ये वर्ब किसी डूइंग या हैपनिंग को डिस्क्राइब नहीं कर रही है, ये हमारी स्टेट डिस्क्राइब कर रही है कि हमें जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। इसका मतलब वी डोंट हैव ट्रेनिंग। तो लैक का मतलब हो गया नॉट हैविंग समथिंग, किसी चीज का नहीं होना। अब ये भी पोजीशन है, नहीं होना भी पोजीशन है। तो अगर ये पोजीशन है तो ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने गलत लिख दिया, इंडेफिनिट टेंस लिखो, वी लैक प्रॉपर ट्रेनिंग। तो लैक और वांट ये दोनों वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत ये यूज करना, ध्यान रखना। बाकी मीन वर्ब जो होते हैं ना, मीन का मतलब ये होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड, वो भी पोजीशन होती है।
जैसे हमने किसी पर्सन से पूछा व्हाट आर यू मीनिंग, तो ये गलत हो जाएगा, हमें पूछना चाहिए व्हाट डू यू मीन। तो मीन वर्ब भी हमारी मेंटल स्टेट डिस्क्राइब करती है, उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी मत लिखना। एग्री होना डिसएग्री होना भी हमारी मेंटल स्टेट ही होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका भी मत लिखा करो। बाकी एक एग्जांपल से इस बात को देखो, समझ भी लेते हैं। सम मेंबर्स वर नॉट एग्री विद अस। बेटा मनीष, उसी जगह, ये सेंटेंस सही है गलत है बता। सम मेंबर्स वर नॉट एग्री विद अस। हाँ बेटा, सही है। तेरी शक्ल से भी मुझे यही लग रहा था तू सही बोलेगा। इधर आ, एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, ये बता सही है गलत। वी आर नॉट टीच इंग्लिश। ये सही है गलत? ये भी सही है। तो आदमी है कि क्या बोल रहे हो? आदमी से उससे बोलो जिसको कुछ शर्म आया हो, फर्क पड़े। देखो चलो मान लो अगर यही हालत है तो मान लेते हैं, बी की फॉर्म्स अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो या तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं या पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मेन वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में। अगर ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में। कुल मिला के अगर हम कभी भी किसी बी की फॉर्म को यूज करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग को, तो उसके साथ मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आएगी, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। जब आईएनजी फॉर्म लिखोगे तो वो एक्टिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। थर्ड फॉर्म लिखोगे तो पैसिव वॉइस होगी, कौन से टेंस की होगी वो बाद में देख लेना। तो बी की फॉर्म के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में थर्ड फॉर्म में आती है। अब हिले हुए ये देख कौन सी फॉर्म है ये। हाँ, फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी यार के साथ ये बताइए। अब बता क्या लिखा वहां पे, टीचिंग या टॉट? वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश या वी आर नॉट टॉट इंग्लिश? टीचिंग। टॉट क्यों गलत हो जाएगा? धत, अबे चुप हो जा, नहीं तो वहीं आऊंगा अभी फिर। बकवास कर रहा है। कुछ भी लिखो, टीचिंग लिखो, टॉट लिखो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का मीनिंग समझ लो। अब या तो हम टीचिंग लिखें या टॉट लिखें। जब हम लिख देंगे वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश तो इसका मतलब वी आर द डूअर, हम डूअर हैं और हमें काम नहीं कर रहे। अच्छा टॉट लिख देंगे तो इसका मतलब पैसिव हो जाएगा, पढ़ाते बाकी लोग हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ाते हमें, मतलब वो कुछ और पढ़ाते रहते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ाते। तो या तो हम टीचिंग लिखें तो सही है, हम टॉट लिखें तो सही। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख दोगे यहाँ पे सही हो जाएगा, मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे, वो अपने समझ लेना। अब अगर ये बात यहाँ पे समझ में आ गई तो जरा यहाँ आ जाओ। ये वर हो गई बी की फॉर्म और ये एग्री हो गई फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे ये बी की फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म गलत हो गई थी, वैसे यहाँ भी गलत हो गई। अब इसे सही करना है, अपने आप करो सही। अगर ये लिखा हो सम मेंबर्स वर नॉट एग्री विद अस तो ये सेंटेंस है तो गलत। अब सही कैसे होगा वो सोचो अपने आप। इसको बोलने दो, बोल बेटा, बोल बोल। एग्रीड, एग्रीइंग लिख सकते हैं। एग्री 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 होती, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, पढ़ाई थी मैंने। ओवर टाइम कर रहा है क्या कहीं? है, मैंने कब पढ़ाई हुई है एग्री की तीनों फॉर्म सेम होती हैं? अच्छा गेस कर रहे हैं, हाँ सही है। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, या तो इस सेंटेंस में हम एग्रीइंग लिखें इसे तो सही होगा, या एग्रीड लिखें तो सही होगा, मतलब ये तो हमें पता ही चल गया ये जो लिखा है वो गलत है। अच्छा एग्रीइंग लिख नहीं सकते क्योंकि एग्री होना नहीं एग्री होना हमारी मेंटल स्टेट है, वो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो एग्रीइंग लिखना पॉसिबल नहीं है। एग्रीड भी लिख नहीं सकते, एग्रीड इसलिए नहीं लिख सकते, ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। टीच वर्ब ट्रांसिटिव होती है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ना तो हम इसे एग्रीइंग लिख पाएंगे ना हम एग्रीड लिख पाएंगे, तो इसका मतलब ये वर्ब की फॉर्म जो लिखी है वो सही है, उसको चेंज नहीं करना है। तो अगर वर्ब की फॉर्म को नहीं चेंज करना तो फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो। बेटा वो भी मीनिंग पैसिव होता है, पास्ट पार्सल का भी मीनिंग पैसिव होता है ना, जब इस वर्ब का पैसिव बनता ही नहीं तब कैसे लिख लोगे? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे सम मेंबर्स डिड नॉट एग्री विद अस। तो ये जो एग्री और डिसएग्री दोनों वर्ब होती हैं, ध्यान देना इनको बी की फॉर्म के साथ मत लिखा करो, बी की फॉर्म के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज होते, मतलब बी की फॉर्म के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती।
एक दूसरा एग्जांपल देखो, आई एम पार्शली एग्री ऑन दिस मैटर। आई एम पार्शली एग्री ऑन दिस मैटर। नहा लिया कर, खुजली करता बैठ रहा है, पड़ोसी जगह उधर। नहाते नहीं से तो इतनी गर्मी आ गई तब भी। बता बेटा। हाँ, ये सेंटेंस सही है गलत? आई एम पार्शली एग्री ऑन दिस मैटर। बोलेगा? हाँ, गलत है तो सही कर, इतनी देर में गलत है बोल रहा है, देखो। सही कर अब इसे। हाँ, एम नहीं होगा। पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। क्या बोल रहा है? एम नहीं होगा। अब देखो, ये जो एम हमने लिखा ना, ये भी बी की फॉर्म है। अगर इसे लिखोगे तो लिखना इसके साथ भी या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म पड़ेगी, और अभी हम सीख चुके हैं आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म इस वर्ब की तो यूज हो नहीं सकती। ये हटा लो। तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, आई पार्सली एग्री ऑन दिस मैटर। उसके बाद में जो नोटिस वर्ब है वो भी परसेप्शन होती है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस उसका भी नहीं बनेगा जब इनका नहीं बना, ठीक है, उसका भी अपना ध्यान देना। उसके बाद में आ गई वर्ब रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, रिजेंबल का मतलब होता है टू लुक लाइक, किसी के जैसा दिखाई पड़ना। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज रिजेंबलिंग टू हिज फादर। ही इज रिजेंबलिंग टू हिज फादर। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने रिजेंबलिंग लिखा है ना, ये रिजेंबल वर्ब का मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस में सिमिलर होना, मतलब ये स्टेट डिस्क्राइब करती है, एक्शन नहीं। आसान तरीके से समझने के लिए इसको ऐसे मान सकते हो कि रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, किसी के जैसा दिखना। लुक का मतलब होता है दिखाई पड़ना, लुक लाइक का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। अब ये कोई डूइंग या हैपनिंग नहीं है, ये अपीयरेंस है, मतलब ये स्टेट है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। इज रिजेंबलिंग हटाओ और रिजेंबल्स लिखो। उसके बाद में अगर मान लो हम यहाँ पे रिजेंबल्स लिख रहे हैं और इसको हटा दें और इसकी जगह लुक्स लाइक लिख दें, तो क्या टू देखो प्रिपरेशन यूज हो पाएगी नहीं? है? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लुक्स लाइक, तो ये टू यूज होगा या नहीं? तो ये मत यूज करो, इसे बेटा लो। तो रिजेंबल वर्ब को लेकर दो चीजें ध्यान रखना, ना तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो और ना ही इसके साथ कोई प्रिपोजिशन लिखा करो। ये लिंकिंग, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। उसके बाद में जो वर्ब हमने लिखी है वे, इस वर्ब का मतलब वजन करना भी होता है, वजन होना भी होता है। अगर हम इसको किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ लिखें जो डूअर हो, तब तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ही इज वेइंग द बैग्स। लेकिन अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में लिखें जो इसका डूअर ना हो, तो फिर मत लिखना। मतलब इसके दोनों मीनिंग होते हैं, वो ध्यान रखना। डिपेंड वर्ब स्टेट डिस्क्राइब करती है, डिपेंडेंस होना स्टेट है, तो इसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो। अंडरस्टैंड हमारी मेंटल स्टेट है, उसका भी मत यूज किया करो। फिट सूट वर्ब, ये भी कोई एक्शन या डूइंग नहीं होती, इनका भी मत लिखा करो। उसके बाद में जैसे वर्ब प्रेफर है, अडोर है, लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, ठीक है, होप है, ये सब हमारी मेंटल स्टेट्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग डिस्क्राइब करने की लिखी जाती है, कोई भी एक्शन नहीं होती, तो ये कोई भी वर्ब एक्शन नहीं होती, इनके कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो। आई एम प्रेफरिंग ए, आई एम प्रेफरिंग बी, ये सब गलत हो जाते हैं। बिलोंग वर्ब जो होती है, जैसे हमने लिखा दिस बैग इज बिलोंगिंग टू हिम। तो ये जो हमने लिखा है ना, दिस बैग इज बिलोंगिंग टू हिम, तो ये कोई एक्शन नहीं है, डूइंग और हैपनिंग ये भी नहीं है, ये एक फैक्ट है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई बैग जो है वो किसका पोजेशन है, मतलब हिम का पोजेशन है, तो हमने लिख दिया दिस बैग बिलोंग्स टू हिम। तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बजाय इंडेफिनिट टेंस में लिखो। तो बिलोंग है, एग्जिस्ट भी फैक्ट होती है, एग्जिस्ट होना नहीं होना स्टेट है, ना कि कोई एक्टिविटी, तो उसका भी कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो। रिमेंबर और फॉरगेट जो होती है ना, ये भी हमारी मेंटल स्टेट ही होती है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज नेम। आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज नेम।
अब देखो, रिमेंबर वर्ब का मतलब होता है टू हैव समथिंग इन माइंड। अच्छा, फॉरगेट का मतलब होता है टू हैव समथिंग नॉट टू हैव समथिंग इन माइंड। फॉरगेट का मतलब हो गया टू हैव समथिंग आउट ऑफ माइंड। तो अगर कोई बात हमारे दिमाग में है और हमें याद है तो रिमेंबर वर्ब, नहीं याद है तो फॉरगेट वर्ब। तो कुल मिला के फॉरगेट और रिमेंबर हमारी मेंटल स्टेट का डिस्क्रिप्शन होती है, ना कि किसी एक्टिविटी का। तो हमें इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना चाहिए। अब जब हम इस तरीके का सेंटेंस लिख देते हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज नेम, तो ये गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें लगता है याद करना एक्शन है, लेकिन वो एक्शन नहीं है, वो हमारी मेंटल स्टेट है। तो इसको इंडेफिनिट टेंस में लिखो बजाय कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और इसको ऐसे लिखो, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो रिमेंबर करना, रिमेंबर होना, फॉरगेट होना, ये मेंटल स्टेट्स होती हैं। अब इसी पे एक देखो क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट योर ऑफिस। अब जैसे हमने लिख दिया, आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट योर ऑफिस, व्हाट आर वी रेफरिंग टू थ्रू दिस सेंटेंस? मेंटल स्टेट ऑफ समथिंग और प्लेस। ये सेंटेंस किस चीज को रेफर करने के लिए, प्लेस को या माइंड को? अब देखो, एट योर ऑफिस लिखा हुआ तो ये प्लेस है, मतलब वी आर रेफरिंग टू सम प्लेस। तो अगर प्लेस को रेफर करना है तो ये फॉरगेट और रिमेंबर वर्ब तो हमारे मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। प्लेस को रेफर करना है तो ये वर्ब तो गलत हो गई, लीव वर्ब यूज कर लो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई हैव लेफ्ट माई वॉलेट एट योर होम। तो जब प्लेस को रेफर करना तो फॉरगेट मत लिखा करो, रिमेंबर और फॉरगेट हमारी मेंटल स्टेट होती है। बाकी फॉरगिव को आपने समझ ही लेना, ये भी मेंटल स्टेट है। कुछ क्वेश्चंस लिखो। मोहन lives in Delhi and often but and often visit his friends वगैरह वगैरह। दूसरा, आई एम रेडी and is waiting for my friends. I'm resting at home and is watching TV. The result will be declared next month. This case has been attracted worldwide attention.
some food items preserve using salt and oil. The movie released nationwide and broke several records. It's blood. एक मिनट। He who has suffered most, let him speak. अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार करो फिर इसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं। एंड बी अ बिट क्विक, थोड़ा सा तेज रहना। चलो सबसे पहले का आंसर बताओ, विजेश आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, एक वर्ब लिखी लिव्स और उसका सब्जेक्ट लिखा मोहन, ठीक है, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। एंड कंजंक्शन के बाद हमने एक वर्ब और लिखी विजिट, सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्या सोच के सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, कॉमन हो गया। तो दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन हो गया। अगर ये मोहन ही दोनों वर्ब का सब्जेक्ट है तो जब वो वर्ब हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखी है तो इसको भी वैसे लिखो, विजिट्स। तो यहाँ पे हमने दो वर्ब को एंड से जोड़ा और उनका सब्जेक्ट कॉमन हो गया, ठीक है। चूंकि सब्जेक्ट कॉमन है तो उस वर्ब को भी सिंगुलर नंबर में लिखना पड़ेगा, विजिट्स। अब यहाँ जाओ, ये जो एम हमने लिखा है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है, सब्जेक्ट है इसका आई। फिर हम एंड के बाद देख रहे हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी इज और मेन वर्ब लिखी वेटिंग, सब्जेक्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं सब्जेक्ट लिखा होगा, कॉमन, कॉमन सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट कॉमन हो गया तो आई के अकॉर्डिंग इज तो गलत लिख बैठे, एम लिख दो। तो इसको ऐसे लिखो, आई एम रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पे जो एम लिखा है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब हो गए रेस्टिंग, सब्जेक्ट हो गया आई। अब हम देख रहे हैं कि एंड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी इज, सब्जेक्ट लिखा वॉचिंग, मेन वर्ब लिखी वॉचिंग, सब्जेक्ट नहीं लिखा। क्या सोच के नहीं लिखा होगा, कॉमन, कॉमन सब्जेक्ट हो गया दोनों वर्ब फ्रेजेस का। अगर सब्जेक्ट कॉमन हो गया तो इस तो आना नहीं चाहिए, एम आना चाहिए। एम लिखना कंपलसरी। अब इस बार अगर हम एम लिख भी दें थर्ड क्वेश्चन में तो वो ऑप्शनल है, मतलब लिखे नहीं लिखे दोनों तरीके से सही रहेगा। लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ज्यादा ठीक है। अब देखो ये जो रेस्टिंग और वॉचिंग दोनों मेन वर्ब है ना, इनका सब्जेक्ट आई कॉमन है। तो अगर इस तरीके से सब्जेक्ट इन दोनों वर्ब का कॉमन हो सकता है तो हेल्पिंग वर्ब भी कॉमन हो जाएगी। तो इस बार अगर हम दोबारा हम नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा, लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन सही अभी भी है। तो अगर हम कभी किन्हीं इस तरीके से मतलब यूज करें, अब फर्स्ट सेंटेंस में जो हम एम लिख रहे थे वो हमारा वर्ब था, बाद वाला हेल्पिंग वर्ब था, तो हम उसे कॉमन नहीं कर सकते थे क्योंकि एक वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब है, वो दोनों ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों हेल्पिंग, सुना करो पहले। हे प्रभु, हाँ बता, क्या बताया था मैंने।
तेरे को बुखार है क्या? तबीयत ठीक है? नहीं वो छोड़, तो दुनिया की बात है, तेरे को पता ही नहीं कल क्या कहा था, आज क्या कहा था तू। ठीक है, अब खेत की बात खलियान में कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं वो क्या बात कही गई थी, ये क्या बात कही जा रही है, अबे हिले हुए। वहां हमने ये कहा था कि अगर हम दो हेल्पिंग और एंड से जोड़ें और उनके साथ में एक ही वर्ब की फॉर्म यूज होती है तो कॉमन कर लो। अगर वर्ब की फॉर्म अलग अलग यूज होती है तो अलग अलग लिखो। अब हम कुछ और कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को कॉमन कर लो। कल हम वर्ब को कॉमन कर रहे थे, कल क्या बताया जा रहा था, आज क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। ठीक है, इधर उधर की बातें आपस में जोड़ रहा है। बेटा वो अलग चीज थी, अलग चीज है, वहां पे हेल्पिंग और कॉमन, वहां पे वर्ब कॉमन हो रही थी, यहाँ हेल्पिंग और कॉमन हो रही है। सुनी समझ नहीं रहा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस में हमने पहला वाला एम लिखा वो वर्ब है, बाद वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसे कॉमन नहीं कर सकते थे। बाद वाले सेंटेंस में ये दोनों हम एम अगर लिखेंगे ना तो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होंगे। ये वाला एम भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर बाद में लिख दोगे तो वो भी हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जब इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन हो गया तो इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब भी कॉमन हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम ये पढ़ रहे थे कि बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होती है, और हमने यहाँ पे लिख दिया डिक्लेयर। ठीक है, तो ये तो गलत है ही है। अब या तो हम आईएनजी फॉर्म लिखें डिक्लेयरिंग, या हम लिखें थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड, और वो डिक्लेयरिंग या डिक्लेयर्ड जो हम लिखेंगे उसमें एक्टिव पैसिव का डिफरेंस होगा। तो ये जो एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं वॉइस। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशन सबको पता ही होगी, नहीं तो मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू द, मतलब विच शोज वेदर समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट। तो वॉइस हम कहते हैं वर्ब की एक ऐसी फॉर्म को जिसके थ्रू हम ये शो करते हैं कि समथिंग वाज डन बाय द सब्जेक्ट और टू द सब्जेक्ट, कि मतलब कोई काम सब्जेक्ट ने किया है, सब्जेक्ट को कुछ हुआ। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर हम देखें तो देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ वॉइस। दो टाइप की वॉइस हो सकती हैं, एक जिसमें सब्जेक्ट कुछ करेगा, एक जिसमें सब्जेक्ट को कुछ होगा। अब फिलहाल में होती भी दो ही हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें सब्जेक्ट डुअर नहीं कोई और होता है, एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट डुअर होता है। तो अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट ही उस वर्ब का डुअर हो तो वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज की जाती है। If the subject of the verb is the doer of the verb as well, then we use the verb in active voice. Example देखो यहाँ पे, he wrote a poem। अब यहाँ पे जो he है हमारा सब्जेक्ट है, wrote वर्ब है, और poem ऑब्जेक्ट है। अब हम देख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट ही है ना, वो ना केवल वर्ब का सब्जेक्ट है बल्कि उस वर्ब का डुअर भी है। तो चूंकि यही डुअर है इस वर्ब का, तो हमने वर्ब एक्टिव वॉइस में लिख दी, he wrote a poem। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार हम वर्ब के साथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख देते हैं जो उस वर्ब का डुअर नहीं होता है। अब ध्यान देना, डुअर होता जरूर है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं कोई और होता है। तो अगर हम वर्ब के साथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट लिखकर यूज करें जो कि उस वर्ब का डुअर ना हो बल्कि कोई और हो, तो वर्ब हमें पैसिव वॉइस में लिखनी पड़ती है। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को लिखते हैं ऐसे, अ पोएम वाज रिटन बाय हिम। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब है ना वो वाज रिटन है और सब्जेक्ट है इसका पोएम। बाई प्रिपरेशन है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है, और ये बाई प्रिपरेशन यहाँ पे डुअर को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखी गई। तो अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है पोएम सेंटेंस में और डुअर है हिम। तो जो सब्जेक्ट है वो डुअर नहीं है, जो डुअर है वो सब्जेक्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन में वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है। तो अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट उस वर्ब का डुअर हो तो वर्ब एक्टिव वॉइस में लिखा करो, अगर वो डुअर नहीं कोई और हो, कोई और हो ध्यान देना, तो पैसिव लिखा करो। जब हम किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो हमें उसकी थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। वो जो बी की फॉर्म यूज होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर, पास्ट टेंस होगा तो वाज वर, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो बीइंग, और परफेक्ट टेंस होगा तो बिन। ठीक है, तो ये टोटल एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब यहाँ आ जाओ। अब हमें या तो डिक्लेयर लिखना है या डिक्लेयर्ड लिखना है, डिक्लेयरिंग लिखना है या डिक्लेयर्ड लिखना है। तो वो एक्टिव पैसिव का डिफरेंस है, वो हम वर्ब को सब्जेक्ट से रिलेट करके इजीली समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का डुअर है या कोई और। अब देखो ये जो सब्जेक्ट हमने रिजल्ट लिखा है ये डिक्लेयर करेगा, ये रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर किया जाएगा मतलब सब्जेक्ट डुअर तो कोई है यहाँ पे लेकिन वो ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि कोई और है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखा करो। इसके बाद के चारों एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, वो अपने आप सही करो। नेक्स्ट फोर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस सेम कॉन्सेप्ट, ट्राई देम ऑन देयर ओन।
दिस केस हैज बीन अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, ये हैज बीन अट्रैक्टेड वर्ब एक्टिव वॉइस में पैसिव, सब्जेक्ट डूअर है कोई और। अच्छा, कौन डूअर होगा बताना है? नहीं नहीं रुक जाओ, ये जो मूर्ख हैं जो कह रहे हैं कोई और होगा, जरा एक बार ये बताएं कि कौन होगा डूअर यहाँ पे। जो मतलब वर्ल्ड वाइड अटेंशन अट्रैक्ट की है, वो केस ने अट्रैक्ट किया है, किसी ने केस को अट्रैक्ट कर लिया? फिर खोपड़ी नहीं यूज करते। अब हम देख रहे हैं जो वर्ब हमने लिखी ये तो है पैसिव फॉर्म में, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, क्योंकि केस ही अट्रैक्ट करेगा अटेंशन, मतलब केस को कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट डूअर है तो वर्ब तो एक्टिव आनी चाहिए थी, एक्टिव वर्ब के लिए बीन हटा दो, सही हो गया। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, दिस केस हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। नेक्स्ट में आ जाओ। प्रिजर्व जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में? एक्टिव में। सब्जेक्ट प्रिजर्व करेगा, सब्जेक्ट को प्रिजर्व करेंगे? हाँ, सब्जेक्ट को प्रिजर्व किया जाएगा, फूड तो किसी को प्रिजर्व नहीं करेगा, फूड को प्रिजर्व किया जाएगा। तो अगर फूड को प्रिजर्व किया जाएगा तो ये वर्ब तो पैसिव होनी चाहिए थी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाओगे तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, आइटम्स प्लूरल नाउन है तो आर के साथ थर्ड फॉर्म लिख दो, प्रिजर्व्ड, आर प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट में आ जाओ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने दो वर्ब यूज की, एक रिलीज्ड और एक ब्रोक। अब इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हमने कॉमन यूज कर लिया, मूवी। अब ये मूवी ही रिलीज्ड वर्ब का सब्जेक्ट है और यही ब्रोक वर्ब का सब्जेक्ट है, डूअर भी है। देखो एक बार, रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया, मूवी ने या किसी ने, किसी और ने? रिलीज किसने किया, मूवी ने या किसी और ने? किसी और ने। अब ये सब्जेक्ट तो दोनों वर्ब के लिए है, लेकिन इस वर्ब के लिए डूअर है, तो ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हो जाएगी। इसके लिए डूअर नहीं है, कोई और होगा। किसने रिलीज किया होगा मूवी को? अरे डूअर को, इसको मूवी को किसने रिलीज किया होगा? प्रोड्यूसर ने, तो वॉज रिलीज। तो इसको पैसिव वॉइस में लिखो, उसको एक्टिव वॉइस में रहने दो। अब ये जो मूवी है ना, ये दोनों वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन एक का डूअर है, एक का डूअर कोई और है। तो जिसका डूअर ये है उसे एक्टिव में रहने दो, जिसका डूअर कोई और है ये नहीं है उसे पैसिव कर दो। तो रिलीज वर्ब को पैसिव कर दो, इसे एक्टिव रहने दो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने लिखा, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट लेट हिम स्पीक, ठीक है। ये जो हमने लेट हिम स्पीक वर्ब लिखी है, यहाँ पे देखो, ये जो हैज सफर्ड हमने वर्ब लिखी है, इसका सब्जेक्ट हो गया हु, ठीक है। अच्छा, ये जो लेट वर्ब है, जरा इसका एक बार सब्जेक्ट बताना तो क्या? हाँ, लेकिन हमने क्या किया, गलती से इसे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर ये ही उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए तो ठीक है, लेकिन है वो ऑब्जेक्ट। किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को उसका सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अबे किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका सब्जेक्ट बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? पैसिव। अच्छा, अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? तू ही बता बे। किसी वर्ब के सब्जेक्ट को उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? पैसिव। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना तो? हाँ, 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 तेरा मुंह। देखो, अगर हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाएं, जो वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, अगर हम उसको पैसिव बना देंगे तो उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट जरूर बन जाएगा। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वर्ब को चेंज करते हैं तो केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब ये बात आसान है, मतलब छोटी बात है, मान लो पहले से नहीं पता तो आगे दोबारा अगर कभी पूछूं तो फिर ये बताना। तो जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जरूर बन जाता है। एक चीज अपने मोटे दिमाग से सोचा करो कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मीनिंग अनसेंट नहीं हो जाएगा? है? मान लो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है आम। हमने लिखा राम ने आम खाया, अब हम इसे लिख दें आम ने राम खाया। हाँ, यही कह रहे हो ना भाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो, बन गया पैसिव। मीनिंग चाहे ऐसी तैसी हो जाए, मीनिंग की क्या लेना देना है? तो अगर दोनों ही चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तब तो मीनिंग ही अनाप शनाप हो जाएगा। केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा। तो अब हमें करना क्या है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बनाना नहीं, हमें तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। और हमें पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम वॉइस चेंज करके बना सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना मुश्किल हो जाता है एक्टिव से पैसिव में, ठीक है।
तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए वर्ब पैसिव करनी पड़ेगी। अगर मान लो लेट मोहन प्ले पैसिव एक्टिव लिखा है और हम इसे पैसिव करना चाहें तो ये जो मोहन अभी हमारा ऑब्जेक्ट है ना इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, जैसे मोहन को सब्जेक्ट बना के लिखोगे तो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं रहेगा, असर्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मोहन सब्जेक्ट बन जाएगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा नहीं, असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव में ये लेट आएगा नहीं, इसकी जगह आ जाएगा शुड बी अलाउड। लेट का मतलब अलाउ करना ही होता है, ध्यान रखना। तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, मोहन शुड बी अलाउड टू प्ले। तो अगर हम लेट मोहन प्ले का पैसिव बनाएंगे तो जब मोहन सब्जेक्ट बनेगा तो सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में लेट यूज होगा नहीं, उसकी जगह आएगा शुड बी अलाउड। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, मोहन शुड बी अलाउड टू प्ले। अब इस हिसाब से अगर हम लेट हिम स्पीक का पैसिव बनाए तो क्या बनेगा? अबे अगर इसी तरीके से लेट हिम स्पीक को पैसिव बनाए तो क्या करना पड़ेगा? ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, ही हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, केवल शुड बी अलाउड टू स्पीक लिख दो। ये आंसर हो गया। अब देखो यहां हुआ क्या, ये जो हु है ये है सफर्ड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया और ही जो है वो शुड बी अलाउड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ये एलडीसी के पेपर में है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एलडीसी के पेपर में है। नेट पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, हालांकि हो सकता है आंसर एंड एक लोगों ने दे रखे हो, एक दो ने। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। दे could not found any mistake. He has he has sown the seeds into the field. The sun shined like a ball of fire. Everybody hanged their bags. Their का his लिखना, his bag outside the office या outside the room. 13th, he saw a horrible dream the previous night. 14th, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये छोड़ो, क्या नाम था, हेनरी बैकरल invented radioactivity. The teacher did not take uh, verbal test. एक मिनट ये छोड़ दो। The teacher did not take the test today. 16th, when will you return my money?
back, 17th, we often take, ये छोड़ो क्या है, the man took his son a new gun, या गन बता रहा हूँ, गेम, from the market, 18th. I could not imply anything special from his speech. 19. The police team will elicit no information from him. 20. They did not conform to the rules of the college. चलो ये कुछ और क्वेश्चंस है, देखो ये वर्ब पे बेस्ड हैं, ये भी आते रहते हैं पेपर में अक्सर, इनको भी एक बार अपने आप ट्राई करके देखो। सबसे पहले बताओ क्या गलत है, फाउंड। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एक वर्ब होती है फाइंड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी फाउंड ही होती है। मतलब क्या होता है इस वर्ब का, हाँ, पाना, मिलना, खोजना, ये सब होते हैं। फिर एक वर्ब होती है फाउंड, वो होती है फर्स्ट फॉर्म,
उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। इसका क्या मीनिंग होता है? हाँ, इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश समथिंग, टू ले द फाउंडेशन ऑफ समथिंग, मतलब नींव रखना, स्थापना करना, इसका मतलब ये होता है। अब अगर इस सेंटेंस में मान लो ये कुड नॉट ना लिखा हो, तो ये सही हो गया गलत? तो सही हो जाएगा, क्योंकि हम फाउंड को सेकंड फॉर्म मान लेंगे। अब जब फाउंड को सेकंड फॉर्म मान लोगे तो इसका मतलब वही पाना, मतलब ढूंढना खोजना हो जाएगा। लेकिन अगर कुड के साथ लिखोगे तो इसको फर्स्ट फॉर्म मानना पड़ेगा। अब फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है स्थापना करना, वो मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा। तो इसको लिखो फाइंड, दे कुड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक। तो अगर हम फाउंड को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तब तो उसका मतलब हो जाएगा स्टेब्लिश करना, ले दे फाउंडेशन ऑफ समथिंग। लेकिन अगर हम उसे सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे तो उसका मतलब वही हो जाएगा जो ढूंढना खोजना पाना होता है। वहां पे जो मीनिंग हमें चाहिए वो चाहिए ये वाला, और फर्स्ट फॉर्म चाहिए वर्ब की, तो इसे लिखो, इसे मत लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। देखो ये दो वर्ब होती हैं, एक होती है एसओ डब्ल्यू सो, और एक होती है एस ए डब्ल्यू सा। सो का मतलब होता है बोना, बुआई करना। सा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताओ। अबे सौ का मतलब क्या होता होगा? आरी से काटना। आरी भी होता है, एक हिले एक आधा हिला हुआ देखना कह रहा है, वो तो क्या बताऊं इनका से तो, इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तू देखने मान ले बेटा। ठीक है, तो सो का मतलब होता है बोना, और सौ का मतलब होता है आरी से काटना। और ये आरी भी होता है, इसका मतलब नाउन भी होता है, इसका मतलब आरी भी होता है, इसका मतलब आरी से काटना भी होता है। अब इनकी सेकंड फॉर्म देखो, सोड और सोन। थर्ड फॉर्म हो गई सॉड और सॉन। तो इन दोनों वर्ब में जो डिफरेंस होता है ना, वो ए और ओ का ही होता है। अगर हम उसको ध्यान ना दे पाए तो फिर हमसे गलतियां हो जाएंगी, यूज करनी होगी कोई और, यूज हो जाएगी कोई और। उस सेंटेंस में देखो सीड्स को क्या किया गया होगा, फील्ड में आरी से काटा गया होगा, बोया गया होगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ब हमने गलत यूज कर लिया, इसको हटाओ और इसे लिखो सोन। नेक्स्ट पे आ जाओ, द सन शाइंड लाइक अ बॉल ऑफ फायर। वही कहानी देखो यहां पर है। एक वर्ब हो गई शाइन, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई शाइंड, थर्ड फॉर्म हो गई शाइंड। इसी वर्ब की एक फॉर्म और भी होती है, शोन, थर्ड फॉर्म भी शोन। अब इनमें डिफरेंस समझ लेना। ये जो शाइन वर्ब है ना, ये है डूइंग। डूइंग का मतलब चमकाना, इसका मतलब चमकना नहीं, किसी चीज को साफ करके चमकाना, इसका मतलब ये होता है। और शाइन शोन शोन लिख देते हैं तो ये हैपनिंग हो जाता है, इसका मतलब चमकना होता है। तो शाइन शोन शोन का मतलब है चमकना, ठीक है। और शाइंड लिख देते हैं तो वो डूइंग हो जाता है, और उसका मतलब होता है किसी चीज को साफ करके चमकाना। सन क्या है? डूअर है वहां पे। शाइन मतलब जो सन है वो शाइन कर रहा है किसी चीज को या हो रहा है? डूइंग है हैपनिंग? हैपनिंग। तो ये वर्ब हमने गलत लिख दी है, डूइंग वर्ब होती है, शोन लिखो। द सन शोन लाइक अ बॉल ऑफ फायर। नेक्स्ट में देखो ये कहानी है। ये एक वर्ब होती है हैंग, इसकी एक फॉर्म हो गई हैंग्ड, सेकंड फॉर्म भी यही होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, हैंग्ड। एक इसकी फॉर्म और भी होती है, हंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हंग, हंग। अब देखो जब इसका मतलब होता है हैंग्ड, तब इसका मतलब होता है फांसी लगा देना या फांसी लगा लेना, मतलब ये होता है। अच्छा, हंग जब इसका मीनिंग होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को टांगना, लटकाना, सस्पेंड करना। तो अपना कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद सेंटेंस में कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से इनमें से किसी वर्ब का यूज क्या करो। उस सेंटेंस में एवरीबॉडी ने क्या किया होगा? फांसी लगा दी बैग को, हाँ। हाँ, सही है। तेरे जैसा होगा एवरीबॉडी भी। हंग लिख दो कुल मिला के। एक क्वेश्चन और देखना चाहता हूं यहाँ पे। द मैन डैश हिज हेड इन शेम। सबसे पीछे बैठा, ये ब्लैंक फिल कर। हैंग्ड या हंग? हाँ, हैंग्ड। क्या मतलब हो जाएगा इसका? अगर मान लो हम हैंग्ड लिख दें फिर उसके बाद में पढ़ने वाले इसे पढ़ के क्या समझे? सर को फांसी लगा दी उसने अपने, हाँ ठीक है, और क्या। उस आदमी ने अपने सर को फांसी लगा दी शर्म से, अब खुद को बचा लिया। कहां से आ जाते हैं ससुर यहाँ, हैं?
सर को फांसी लगा दी, खुद को उसने बचा लिया। हाँ, हंग लिखो, हंग, द मैन हंग इज डेड इन शेम। अब देखो यहाँ पे हंग का मतलब हो गया सस्पेंड करना। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका झूठ वगैरह पकड़ा गया तो शर्म से उसने अपना सर झुका लिया, तो यहाँ पे हंग का मतलब फांसी लगाना नहीं, झुकाना वगैरह हो जाएगा, तो ये सही होगा। अब मान लो हम यहाँ पे हिज हेड ना लिख के हिमसेल्फ लिख दें, द मैन डैश हिमसेल्फ इन शेम, अब क्या आएगा? अब हैंग आ जाएगा। तो अगर कोई फांसी लगाएगा तो इंडिविजुअल अपने को लगाएगा ना, पार्ट ऑफ बॉडी को थोड़ी फांसी लगा देगा। तो हैंग्ड का मतलब फांसी लगाना, हंग का मतलब टांगना, लटकाना, सस्पेंड करना, है दुनिया भर के मीनिंग। 13th क्वेश्चन क्या पहले भी कभी डिस्कस किया गया? देखो एक बार। हाँ, क्या कहोगे ना? क्या है आंसर इसका? नाइटमेयर। अच्छा, इतने बदतमीज हैं ये ससुर, बदतमीजी की चर्बी इनके इतनी मोटी चढ़ गई है कि वो खत्म ही नहीं होती। अगर ये पहले कभी डिस्कस किया होगा तो मैंने बताया होगा कि 100 की जगह हेड लिखना है, ये बताया होगा कि नाइटमेयर बताया था? नाइटमेयर नहीं बताया होगा, ठीक है, और लेकिन वो नाइटमेयर पहले से ऐसा दिमाग में भर गया है, वो नहीं हटता। 100 की जगह हेड लिखो, अगर पहले डिस्कस ही कर रखा तो हमने ऐसे ही लिख लो। ये जो 100 वर्ब होती है ना, हमारा फिजिकल परसेप्शन होती है। मान लो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट अगर हमने उसको देखा, नोटिस किया विद द हेल्प ऑफ आईज, तो उसके लिए हम इस वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जो ड्रीम है वो मेंटल एक्सपीरियंस है, कोई भी उसको देख नहीं सकता, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे 100 वर्ब ना यूज करके हैव वर्ब का यूज क्या करो। और बाकी अपना ये ध्यान देना कि जो हैव वर्ब होती है, इसका यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी मेंटल या फिजिकल एक्सपीरियंस को रेफर करना हो। ड्रीम जो है वो हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए हैव वर्ब का यूज करो। ही हैड अ हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। एक बार यही क्वेश्चन था, वो किसी बच्चे ने आया नहीं होगा क्लास में, दूसरे के नोट से उसने अपना नोट्स कॉपी किया है। तो जिसकी कॉपी से उसने नोट्स अपने बनाए वो भी लल्लू रहा होगा, उसने हॉरिबल की जगह लिख दिया हर्बल, हर्बल ड्रीम। ठीक है, अब उसने कॉपी तो कर लिया हर्बल, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। 100 का हेड तो उसे समझ में आ गया कि 100 का हेड क्यों लिखा होगा, ठीक है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि हर्बल ड्रीम क्यों लिखा। तो मेरे से आगे खाली टाइम में पूछ रहा, मेरे से पूछ रहा, सर ये ड्रीम के साथ हर्बल क्यों यूज किया? ठीक है, मैंने समझाया तू पजामा है इसलिए यूज करा। मैंने लिखा हॉरिबल, तूने लिख लिया हर्बल। तो कह रहा मैंने नहीं लिखा, ये मेरे दोस्त ने लिखा। ठीक है, मैंने उसके नोट से उस दिन आया नहीं, अपने नोट्स बनाए, तो उसने लिख रखा हर्बल ड्रीम। तो मैंने कहा तू अपने दोस्त चेंज कर ले अब। उसको यही नहीं पता कि हर्बल क्या होता है, उसने मेडिसिन को हर्बल बना लिया, उसको ड्रीम को हर्बल बना दिया। देखो, हो सकता है पतंजलि वाली नींद हो, है बाबा रामदेव की, हर्बल प्रोडक्ट होते हैं ना बाबा के सारे, ड्रीम भी हर्बल बना दी। ऐसे ऐसे पगले होते हैं। हर्बल लिख लिया, वो सोचता भी नहीं कि भाई तूने हर्बल क्यों लिख लिया। मान लो कोई डाउट है तो अपना पूछ लो कि भाई ड्रीम के साथ हर्बल एडजेक्टिव क्यों यूज कर रहे हो, ड्रीम तो हर्बल नहीं होती। लेकिन वो सोचेगा तब ना, सोचेगा ही नहीं। हेनरी बैकरेल इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो एक वर्ब हो गई यहाँ पे इन्वेंट, एक हो गई डिस्कवर। और ऐसे ही हिले हुए होते हैं, उन्हें लोग बता देते हैं कि नाइट में लिख दो सही हो जाएगा, तो उसने लिख लिया, अब उसने सोच ही नहीं रहा। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, टू क्रिएट। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लोर। तो डिस्कवर का मतलब हो गया टू फाइंड समथिंग एग्जिस्टिंग, मतलब कोई चीज जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको पता लगाना। ठीक है, और डिस्कवर का मतलब हो गया टू क्रिएट समथिंग दैट नेवर एग्जिस्टेड, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी ना रहा हो। रेडियो एक्टिविटी क्या है? डिस्कवरी या इन्वेंशन? ये क्रिएशन है क्या? ये क्रिएट की गई थी या फाइंड की गई थी? तो ये एक फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन का पता लगाया गया था, इसको क्रिएट नहीं किया गया। तो हमने वर्ब गलत यूज कर रखी है, यहाँ पे लिखो डिस्कवर्ड। और एक दो चीज और देखना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लॉज ऑफ मोशन, सिस्मोग्राफ, पेंसिलिन, फायर, स्टीम इंजन, स्टेथोस्कोप, सिल्क रूट,
सिरिंज। ये जो नाउन्स यहाँ पे लिखे हैं जरा एक बार ये देखो, ये क्या है? ये डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, इनके सामने लिखो जो भी हो ये। ये जो हमने नाउन्स लिखे हैं, सिरिंज, सिल्क रूट, स्टेथोस्कोप, स्टीम इंजन, फायर, पेंसिलिन, सिस्मोग्राफ, लॉज ऑफ मोशन, ये सब क्या है? लॉज ऑफ मोशन क्या है? डिस्कवरी। सिस्मोग्राफ क्या है? इन्वेंशन। पेंसिलिन क्या है? फायर क्या है? स्टीम इंजन क्या है? स्टेथोस्कोप क्या है? सिल्क रूट क्या है? सिरिंज क्या है? अब अगर ये समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गए तो अपना घर पे खाली टाइम में बैठ के सोचते रहना। तो ये अपना इस तरीके से समझ लो कि इनमें से कुछ डिस्कवरीज हैं, कुछ इन्वेंशन हैं, जो इन्वेंशन है उनके आगे आई लिखा, जो डिस्कवरी उनके सामने डी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट टुडे। टेस्ट वर्ब का मतलब बताने के बाद क्या होता है? अरे भाई ये जो टेस्ट हमने नाउन एज ए नाउन यूज कर रखा है, जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जांचना, परखना। ठीक है। तो टेस्ट कौन करता है? जो लर्न कर रहा हो या जो टीच कर रहा हो? टीच वाला नहीं करता, लर्न वाला करता है। जो सीख रहा है वो टेस्ट करेगा ना अपने को, जो सिखा रहा है वो क्यों करेगा? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो वर्ब हम यूज करते हैं ना, ये हिंदी में हम इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं और उसी तरीके से ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। उसको ऐसे लिखा करो, स्टूडेंट्स टेक टेस्ट और टेक एग्जाम। स्टूडेंट्स अगर सब्जेक्ट हम बना के लिख देंगे तो उनके साथ में वर्ब टेक लिखना। टेक टेस्ट का मतलब अपनों को जांचना। ठीक है, खुद को टेस्ट करना, इवेल्युएट करना होता है इसका मतलब। अच्छा, टीचर्स जो होते हैं, दे गिव टेस्ट, दे कंडक्ट एग्जाम्स। तो उनके साथ में गिव या कंडक्ट वर्ब का यूज क्या करो। अच्छा, हिंदी में हम इसका ऑपोजिट बोलते हैं तो हम इस तरीके से गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये टीचर है, तो यहाँ पे टेक वर्ब ना लिख के गिव लिखो। द टीचर डिड नॉट गिव द टेस्ट टुडे। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी बैक। रिटर्न वर्ब का मतलब बताने एक बार। रिटर्न वर्ब का मतलब बताओ। देखो वैसे तो इसके कई मतलब होते हैं, इसका मतलब गो बैक होता है, गिव बैक होता है। ठीक है, रिटर्न मतलब, रिटर्न का मतलब गो बैक, कम बैक, गिव बैक। इस सेंटेंस में इसका मतलब गिव बैक है। ठीक है, अब ये जो वर्ब है ना, इसमें जो री प्रीफिक्स है इसका मतलब है बैक। एक दो और भी ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे रिसीड है, रिसीड का मतलब गो बैक। ठीक है, रिक्लाइन का मतलब रेस्ट बैक, या जैसे एक वर्ब होती है रिट्रीट, मूव बैक। ठीक है, रिकास्ट, कास्ट बैक, किसी चीज को फिर से कास्ट करना, छापना। ठीक है, पब्लिश करना, ये हो गया। अच्छा, कुछ में इसका मतलब अगेन भी होता है, जैसे रिबिल्ड अगेन, टू बिल्ड अगेन हो गया इसका मतलब। रिबॉर्न, बी बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म होना। रिकवर, कवर अगेन। तो ये जो वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं जिनमें ये री प्रीफिक्स लिखा गया ना, इस री प्रीफिक्स का मतलब या तो बैक होता है या अगेन होता है। तो ये दोनों ही एडवर्ब, इनके साथ अवॉइड किया करो। इन वर्ब्स के साथ जो हमने री प्रीफिक्स लिखा है उसका मतलब बैक या अगेन ही होता है। तो इन वर्ब्स को जब यूज करते हो तो इनके साथ में बैक या अगेन जो एडवर्ब्स होते हैं वो लिखा मत करो। तो ये जो हमने रिटर्न के साथ बैक लिखा ना, ये गलत है, इसे हटा लो। अब इसे एक और तरीके से भी समझ लेना। मान लो हमने किसी सेंटेंस से कहा, व्हेन विल यू गिव मी माई फोन अगेन। अब जैसे हमने किसी पर्सन से कहा, व्हेन विल यू गिव मी माई फोन अगेन। देखो, जैसे मान लो ये पर्सन हो गया ए, ये पर्सन हो गया बी। ए ने बी को फोन दिया, बी ने उसका फोन वापस कर दिया। अब वो फिर से वापस दे सकता है उसे फोन? है? अब तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो दोबारा देगा फोन तो उसके पास होना भी चाहिए। जब वो एक बार वापस दे चुका तो दोबारा तो वापस दे नहीं पाएगा। तो ये जो हमने अगेन लिख दिया ना, ये गलत हो गया, इसको हटा लो। इसको ऐसे लिखो, व्हेन विल यू गिव मी माई फोन।
अच्छा, अगर मान लो हम अगेन ना लिख के यहाँ पे बैक लिखते तो क्या वो सही होता? अब अगर बैक लिख दें तो सही जाएगा। बैक लिखने से इसलिए सही जाएगा कि जो अगेन होता है ना वो फ्रीक्वेंसी शो करता है, बैक ओरिएंटेशन शो करता है। मान लो पहले ये चीज इधर से उधर ट्रांसफर हुई, अब उधर से वापस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही, तो इसके लिए हम एडवर्ब बैक यूज करेंगे। तो बैक का मतलब होता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम अगेन तो नहीं लिख सकते, लेकिन बैक लिख सकते हैं। अगेन फ्रीक्वेंसी शो करता है, फ्रीक्वेंसी उसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो चीज एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आ पाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी ना शो करके अगर हम डायरेक्शन शो करें तो बैक आ सकता है। अब इससे पता है क्या समझना है हमें? गिव के साथ अगेन नहीं आएगा वो तो एक चीज है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस नंबर 16 था ना, उसको हम एक और तरीके से भी सही कर सकते थे। अगर हम चाहते तो रिटर्न की जगह गिव लिख देते तो वो सही हो जाता, व्हेन विल यू गिव माई मनी बैक, ठीक है। तो अगर गिव माई मनी बैक लिखा होता तो वो सही होता, रिटर्न के साथ वो गलत हो गया। अगला देखो, द मैन टुक हिज सन अ न्यू गेम फ्रॉम द मार्केट। ये दो वर्ब होती हैं, एक होती है टेक और एक होती है ब्रिंग। टेक टू समवेयर, ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, इनको ऐसे यूज क्या करो। हम कहीं कुछ लेकर गए तो टेक, कहीं से कुछ लेकर आए तो ब्रिंग। ये पर्सन कहीं कुछ लेकर गया है, कहीं से कुछ लेकर आया? हाँ, ये लेकर आया है, लेकर गया है? आया है, लिखा ना फ्रॉम द मार्केट, तो मतलब वहां से लाया, तो यहाँ पे वर्ब लिखो ब्रॉट। और इसको ऐसे समझना, मान लो कहीं पर्सन कोई कुछ लेकर गया तो टेक, कहीं से ले आया कुछ तो ब्रिंग। और एक तीसरी वर्ब भी होती है, कहीं कुछ लेने के लिए गया और ले आया तो फेच। कम बोलचाल में यूज होती है, लेकिन ये भी एक कॉमन वर्ब है, ये भी अक्सर यूज होती है, फेच। फेच का मतलब होता है कहीं कुछ लेने के लिए जाना और ले आना। जैसे जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक वो क्या लिख के आता है मैसेज उसमें? फेचिंग। तो फेच का मतलब होता है कुछ लेने जाना और वहां से ले आना। हाँ भैया। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ। हाँ, और क्या, बिल्कुल सही होगा। फिर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19, आई कुड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम हिज स्पीच। यहाँ पे एक वर्ब हमने यूज किया इम्प्लाई, ये अक्सर आती रहती है पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। अब देखो ये दो वर्ब होते हैं जिनको हमें डिफरेंशिएट करके समझना है, एक है इम्प्लाई, एक है इन्फर। इम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, मतलब किसी चीज का हिंट देना। और इन्फर का मतलब होता है उस हिंट को, ए चुप हो जाओ, इन्फर का मतलब होता है उस हिंट को डिकोड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। मान लो कोई पर्सन है, उसने किसी चीज को हिंट किया, ठीक है, और हमने उसको डिकोड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो वी इन्फर एंड ही इम्प्लाइज। तो जहां पे इम्प्लाई और इन्फर वर्ब का लगे ना कि कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे इन वर्ब्स का यूज करके देखा करो। अगर लगे कि सेंटेंस में हमें इंडिकेट वर्ब का यूज करने की जरूरत है तो इम्प्लाई लिखा करो, अगर लगे अंडरस्टैंड यूज करने की जरूरत है तो इन्फर लिखा करो। फिलहाल में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इंडिकेट या अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड आएगी तो इन्फर लिख दो। तो एक तो ये जो इनका मीनिंग होता है इन्फर और अंडरस्टैंड और इंडिकेट, इससे मदद मिल जाती है। नहीं तो एक चीज और समझना, जो इम्प्लाई वर्ब होते हैं ना, ये स्पीकर के लिए या राइटर के टर्म में यूज की जाती है। मतलब जो स्पीकर और राइटर होते हैं ना, दे इम्प्लाई, जो उनकी ऑडियंस होती है, जैसे जो लिसनर है या रीडर है, दैट इन्फर्स। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो रीडर हो या लिसनर हो तो इन्फर वर्ब यूज करना। अगर सब्जेक्ट हमारा स्पीकर हो या लिसनर हो, तो स्पीकर हो या राइटर हो, तो इम्प्लाई लिखना। ये जो आई है ना, ये आई स्पीकर नहीं है, स्पीकर कोई और है, स्पीच किसी और ने दी है, ये लिसनर है। तो यहाँ पे इन्फर लिख दो, आई कुड नॉट इन्फर एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम हिज स्पीच, तो इसका मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम हिज स्पीच। 19th क्वेश्चन देखो, द पुलिस टीम विल एलिसिट नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। देखो, ये जो इलिसिट वर्ड हमने यूज कर रखा है ना उस सेंटेंस में विल मॉडल के साथ में, ये कोई वर्ब नहीं होता, ये एक एडजेक्टिव होता है। और इसका मतलब होता है इलीगल, इनवैलिड। हालांकि इसी से मिलता जुलता एक वर्ड जरूर होता है, एलिसिट वो वर्ब होता है और उसका मतलब होता है टू ड्रॉ।
ड्रॉ का मतलब यहाँ पे ड्राइंग करना नहीं है, ड्रॉ का मतलब है कोई जानकारी निकाल लेना, कोई रिस्पॉन्स ले लेना किसी से। ड्रॉ करना मतलब खींचना, निकालना। ये सीपीओ के पेपर में आ चुका है इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इलिसिट वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, ये कोई वर्ब नहीं होता और इसका मतलब इलीगल होता है। इलिसिट वर्ड जो होता है वो एक वर्ब होती है और उसका मतलब होता है टू ड्रॉ। अब यहाँ देखो, ये जो विल हमने लिखे ना, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमें इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये इलिसिट एडजेक्टिव है, इसको हटाओ, एलिसिट लिख दो। अच्छा, जब हम एलिसिट लिख देंगे तो देखो उसका मतलब क्या हो जाएगा। द पुलिस टीम विल एलिसिट नो इन्फॉर्मेशन, मतलब दे विल ड्रॉ नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम, कि वो उससे कोई जानकारी नहीं निकलवाएंगे। नेक्स्ट में आ जाओ। दे डिड नॉट कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द कॉलेज। नाउ देयर इज अ वर्ब कंफर्म एंड देयर इज वन अनदर अनदर वर्ब कंफर्म। अब ये दोनों ही वर्ब होते हैं, इनमें से खैर कोई भी एडजेक्टिव नहीं होता, बस इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव कर देना, साबित कर देना। कंफर्म का मतलब होता है टू ओबे, पालन करना, अनुसरण करना। तो ये जो हमने लिखा है ना, FIRM, कंफर्म, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रूव कर देना, मेक समथिंग श्योर। दे हैव कंफर्म द डेट ऑफ देयर अराइवल, टू मेक समथिंग फर्म। अच्छा, कंफर्म का मतलब होता है टू ओबे समथिंग, गो बाय समथिंग, पालन करना, ये करना। रूल्स को लेकर यहाँ पे क्या हमें यूज करना चाहिए, ओबे। ठीक है, तो ये जो कंफर्म हमने लिखा ना, ये गलत है, इसको ऐसे लिखा। तो हालांकि आज के लिए तो ये काफी हो गया। अब इसको जगह तू अपना दुख बता बेटा, क्या दुख था तेरा, बता। स्टेटिव और लिंकिंग और में इसको डिफरेंस जानना है। अब देखो तुम सभी जान लो। देखो, ये जो वर्ब्स होते हैं ना, मान लो ये सब वर्ब्स हैं, ठीक है। तो वर्ब्स में कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेफर करते हैं एक्शन को। एक्शन का मतलब डूइंग हैपनिंग। तो जो एक्शन वाली वर्ब्स होती है ना, इनकी दो कैटेगरी हो जाती हैं। अबे क्या बन गया ये, इनकी दो कैटेगरी हो गई। एक हो गई डूइंग और एक हो गई हैपनिंग। हैपनिंग वाली सारी इंट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है। हैपनिंग वाली सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। डूइंग वाली होती हैं, इनकी दो कैटेगरी हो गई, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। ये सारी इंट्रांसिटिव होती है, इनका ध्यान रखना। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसी जो डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, जो एक्शन नहीं होती हैं, वो होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स में एक स्मॉल ग्रुप हो गया ऐसी वर्ब्स का जिनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो हो गई लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स सारी इंट्रांसिटिव होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कैसी हो सकती हैं। तो जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टेटिव वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब्स का पार्ट होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स को हम अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, उनका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब देखो, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार, और मैंने लिखा आई एम अ टीचर। तो जो हैव वर्ब है और एम है, ये दोनों स्टेटिव वर्ब है, इनमें से कोई भी एक्शन डूइंग है हैपनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो कार है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे लिंकिंग वर्ब नहीं कह पाएंगे। टीचर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसे लिंकिंग वर्ब कह लेंगे। तो स्टेटिव वर्ब्स वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जिनके मतलब लिंकिंग वर्ब्स वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं। तो अगर बाद में कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है तो वो स्टेटिव वर्ब लिंकिंग है, नहीं तो केवल स्टेटिव। ठीक है खुश। चलो अब बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।